तो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने नए यूट्यूब चैनल रोहित अध्ययन के ऊपर। और आज की इस कक्षा में हम लोग जर्मनी के एकीकरण की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि क्लास 10th का इतिहास का चल रहा है सिलेबस अपने इस चैनल पर, और इसमें हम लोग जर्मनी के एकीकरण पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित अध्ययन के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12th तक की सारी सिलेबस को कवर करवाई जाएगी। तो बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। और बिना टाइम वेस्ट किए विद्यार्थियों, आज हम चल रहे हैं जर्मनी के एकीकरण की तरफ। तो जर्मनी के एकीकरण की तरफ जब हम चलते हैं, तब इसमें एक सबसे बड़ा नाम जो आने वाला है अभी, वो नाम है आने वाला बिस्मार्क का। बिस्मार्क। यदि आप लोग डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इससे पिछले की कक्षाओं को जरूर देख लीजिए। इससे पीछे की कक्षाओं में जर्मनी के एकीकरण में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब उससे आगे के पॉइंट इसको आज हम देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में जिस प्रकार से विलियम प्रथम के द्वारा बिस्मार्क को आगे लाया जाता है, और चूंकि बिस्मार्क उस समय प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, तब इसको जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम रोल निभाने के लिए विलियम प्रथम सुनिश्चित करता है। और यह एक महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। एक महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। विलियम प्रथम ने इसको अपना चांसलर नियुक्त करता है, और उस समय वो प्रसा का चांसलर नियुक्त करता था। नियुक्त करने के क्रम में इसे जर्मनी के एकीकरण का कार्यभार संभाला जाता है, सौंपा जाता है। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ तो था ही, साथ ही वह रूढ़िवादी विचारों एवं निरंकुश राजतंत्र का पक्षधर था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में विलियम प्रथम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, उससे अनुग्रहित होकर के विलियम प्रथम के शासनकाल से अनुग्रहित होकर के उसने जर्मनी के एकीकरण को करना आरंभ कर दिया। जर्मनी के एकीकरण में इसने सबसे ज्यादा महत्व सैन्य व्यवस्था को दिया। बिस्मार्क हीगेल के विचारों का समर्थक था, और यह प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से सैनिक व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जर्मनी विभिन्न प्रकार के 300 छोटे बड़े प्रांतों में विभक्त थे। अब इन 300 छोटे बड़े प्रांतों को एक साथ करने के लिए उसे सैन्य शक्ति अत्यंत ज्यादा बढ़ानी थी, और इस सैन्य शक्ति के बढ़ावा के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। यह बिस्मार्क जर्मन संसद जो डाइट था, उसमें प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। अब यह सैन्य व्यवस्था को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। जर्मनी के उन प्रांतों पे यह सबसे ज्यादा जोर देता है जहां पे राष्ट्रवादी भावनाएं आगे की तरफ बढ़ चुकी है, जहां राष्ट्रवादी भावना काफी आगे तक बढ़ चुकी है। अब इस जर्मनी के एकीकरण के क्रम में उन सभी प्रांतों को सुनिश्चित करना यह जरूरी समझा जहां पे राष्ट्रवादी भावनाएं पूरी तरह से फैल चुकी। 1830 की क्रांति में जो फ्रांस में उठी थी, उसकी हवा जर्मनी तक भी पहुंच गई थी, और जर्मनी तक इसके हवा पहुंचने से विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रवादी भावनाएं आगे की तरफ बढ़ चुकी थी। अब 1830 की जो क्रांति की हवा थी, या प्रभाव कहें तो फैली थी।
जर्मनी के जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग सब थे, हीगेल के विचार के खुद बिस्मार्क समर्थन थे। बिस्मार्क हीगेल के विचारों का समर्थक था। हीगेल बिस्मार्क के हीगेल के विचारों का समर्थक बिस्मार्क था। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, अब जनता यह समझना शुरू कर देता है कि प्रसा के नेतृत्व में ही पूरे जर्मनी का एकीकरण होना है। जर्मनी की जनता यह समझना शुरू कर देता है। अब वह खुल करके ऑस्ट्रिया का विरोध करना शुरू कर देता है। जहां जहां जनता राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे, वहां सब जगह से बिस्मार्क ने गुट बना करके आगे चलना शुरू कर दिया। अब दोनों देश में जनता की शक्ति की बराबरी होनी शुरू हो गई थी और अब ऑस्ट्रिया से किसी भी मामले में प्रसा कम नहीं रह गया और वह प्रसा ऑस्ट्रिया की शक्तियों का मुकाबला करना शुरू कर देता है। अब वह क्या करता है कि जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो सेल्सविग और होल्स्टीन है, जो सेल्सविग और होल्स्टीन के प्रांत हैं, उस पर डेनमार्क का कब्जा था। उस समय सेल्सविग और होल्स्टीन का जो प्रांत था, उस पर डेनमार्क का कब्जा था। यह सेल्सविग और होल्स्टीन वर्तमान में भी जर्मनी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं और यह डेनमार्क के उत्तरी जो क्षेत्र है, जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र और डेनमार्क के सीमा से उसका उत्तरी क्षेत्र लगता है। अब यहां पे कूटनीतिक चाल यह चलता है कि सेल्सविग और होल्स्टीन, तो सेल्सविग जो था वह जर्मनी के उस प्रांत में था और होल्स्टीन जो सटता था डेनमार्क के इलाके से, इन दोनों युद्ध पे, ये दोनों के कारण युद्ध पे चले जाता है ऑस्ट्रिया और प्रसा। ये दोनों मिलकर के युद्ध करना शुरू कर देता है। अंत में डेनमार्क की हार होती है और सेल्सविग पर जर्मनी अर्थात प्रसा का कब्जा होता है, प्रसा का कब्जा होता है और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया आगे बढ़ता है। अब यहां पे एक और बिस्मार्क कूटनीतिक चाल चलता है। प्रसा और ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र कब्जा में मिला होल्स्टीन, इन दोनों क्षेत्रों पे जर्मन राष्ट्रवादी भावना जिन लोगों के पास थी, वो सभी लोग उसमें निवास ज्यादा करते थे। अर्थात इन सभी में जो बहुलता थी जनसंख्या की, वो जर्मनी के लोगों की बहुलता ज्यादा थी। अब इस बात का फायदा उठा करके बिस्मार्क क्या करता है कि उसके इस भावना को जागृत कर देता है, भड़काने का प्रयास करता है और जैसे ही भड़कता है, ऑस्ट्रिया राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का प्रयास करना शुरू कर देता है। और वो समय था 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी। अब सेल्सविग और होल्स्टीन के मुद्दे पर जैसे ही जर्मन राष्ट्रवादियों की भावनाएं भड़कती है, प्रसा एकांत छोड़ देता है। अब ऑस्ट्रिया इसको कुचलने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। राष्ट्रवादी भावना को ऑस्ट्रिया जो कुचलते आगे की तरफ बढ़ेगा, उसको सेल्सविग से होते हुए आगे की तरफ होल्स्टीन की तरफ जाना। प्रसा ने ऐसा करने से उसे रोक दिया और वह जानता था कि हम प्रसा ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होना तय है, तो इससे पूर्व में उसने फ्रांस को कुछ प्रांत का लोभ देकर के तटस्थ रहने के लिए जाके पहले ही बोल दिया था। अब इस मुद्दे के कारण ऑस्ट्रिया और भी ज्यादा क्षुब्ध हो गया और वह गुस्से से, जो यहां राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हुई थी और प्रसा ने जो उसे रोकने का काम किया था,
इससे वह और अपमानित हो गया और इस अपमान के कारण वह युद्ध में आगे की तरफ बढ़ गया। बिस्मार्क लगातार कूटनीतिक परिचय देता आ रहा था। अब उसने क्या किया कि इटली में, चूंकि वही समय था, इटली और जर्मनी के एकीकरण चूंकि साथ साथ हुए थे, तो इटली के जर्मनी के साझा संबंध से ऑस्ट्रिया जैसे ही उस पर हमला करने जाता है होल्स्टीन पे, उधर बिस्मार्क ने इटली के शासक से भी, विक्टर इमैनुअल से दोस्ती कर रखी थी और उसे बता दिया गया था कि आपको किस जगह पे हमला करना है और इसका फायदा हम दोनों देशों को होगा। प्रसा जैसे ही युद्ध में शामिल होता है ऑस्ट्रिया के साथ, उधर इटली के द्वारा हमला कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया के ऊपर, और जैसे ही ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला होता है, बीच में ऑस्ट्रिया पूरी तरह से फंस जाता है और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का कार्य पूरी तरह से लगभग 2/3 कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 2/3 कार्य पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया पूरी तरह से फंस चुका था और उस युद्ध को बोला जाता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के इस युद्ध को ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध को सेडोवा का युद्ध बोला जाता है। सेडोवा, और यह युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में। यह युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था और युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। यह युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच और युद्ध होता है सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी। अब इसमें अब इसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरह से पराजित होता है, हार जाता है। आप लोग नोट्स इसको उतारते चलिएगा, एक एक पॉइंट को उतारते चलिएगा। जितनी भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उन सभी को उतारना जरूरी। आप यदि इन सभी पॉइंट्स को उतारते चले जाते हैं तो यह एक नोट्स फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन उतारने का आप लोग टेंशन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का टेंशन नहीं कीजिएगा। हम क्वेश्चन पूरी तरह से आपको बना करके खुद लिखवाएंगे, क्लास में लिखवाएंगे। एक बार पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है तब लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सेशन, ये सभी लेकर के हम आएंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए। अब इससे क्या होता है कि 2/3 कार्य, 2/3 जर्मनी का एकीकरण, 2/3 जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। अब शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को फ्रांस के साथ युद्ध करना था। अब जैसे ही बिस्मार्क को ऐसा लगता है कि अब अगला एकीकरण का जो चरण होगा, कदम होगा, वह फ्रांस से युद्ध किए बिना नहीं हो सकता। अब वह कूटनीतिक चाल चलने के लिए इंतजार में बैठा रहता है और वही समय आता है जब स्पेन का मुद्दा उभर के आता है। स्पेन का मुद्दा उभर के आता है और इस मुद्दा पे इसका जो था वो प्रसा के राजकुमार का अधिकार था। प्रसा के राजकुमार का अधिकार था स्पेन के ऊपर। अब जैसे ही स्पेन का मुद्दा उठता है और प्रसा के राजकुमार का आगे की तरफ व्यवस्था बढ़ता है, फ्रांस इस चीज को नकार देता है। फ्रांस इस चीज को पूरी तरह से बदल देता है, कहता है कि फ्रांस नहीं, आपका जो दावेदारी है, प्रसा के राजकुमार की जो दावेदारी है वो सीधी तौर पर गलत है। इस बात को प्रसा नहीं मानता है, बिस्मार्क नहीं मानता है। अब लिखित जवाब मांगता है प्रसा के ऊपर, प्रेशर दिया जाता है फ्रांस के द्वारा और लिखित जवाब मांगता है कि तुम मुझे लिखित जवाब दो कि
बिल्कुल स्पेन के ऊपर राजकुमार ऑस्ट्रिया के प्रसा के जो राजकुमार है उसका दावेदारी। अब इस बात का फायदा उठाता है फिर से बिस्मार्क और पूरी जनता के सामने प्रेस में बात को तोड़ मरोड़ करके रिलीज कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है। अब पूरे प्रसा और जर्मनी के प्रांतों में फ्रांस के खिलाफ बिगुल उठता है, बिगुल बज जाता है। अब इससे प्रसा के ऊपर फ्रांस भी चिढ़ जाता है, क्योंकि प्रसा चाहता ही यही था। और जैसे ही फ्रांस के ऊपर इस बात का दबाव आता है कि जनता उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उस समय नेपोलियन III शासन करता था फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस का शासक नेपोलियन III था। इसने आक्रमण की घोषणा कर दी। आक्रमण की घोषणा कर दी और वो समय था 19 जून 1870 ईस्वी। यह युद्ध होता है और यह युद्ध था सेडॉन की लड़ाई। अब इसको भी याद रखिएगा, सेडॉन का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। तो यह सेडॉन का युद्ध होता है और यह सेडॉन का युद्ध, यह सेडॉन का युद्ध प्रसा एंड फ्रांस के बीच होता है। और उस समय शासक कौन था? नेपोलियन III। और फिर जर्मनी चूंकि तैयार ही था, फ्रांस को उकसाया गया था लड़ाई करने के लिए, और अंततः लड़ाई होता है, युद्ध होता है, और इसमें फ्रांस बुरी तरह से पराजित होता है और इसमें विजयी होता है प्रसा, विजयी होता है प्रसा। और उसके बाद फिर से 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में एक संधि बुलाई जाती है। अब इसको याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को होता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को होता है और इस तरह से जर्मनी के बचे हुए प्रांत का एकीकरण हो जाता है। बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य सुनिश्चित होता है, खत्म होता है। यह भावना केवल जर्मनी तक ही नहीं रही, यह आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, आगे की तरफ चलते जा रही थी। और इस तरह से एक महाशक्ति का फिर पतन होता है, एक महाशक्ति का पतन एंड द्वितीय महाशक्ति जर्मनी का उदय होता है। एक महाशक्ति के पतन पर द्वितीय महाशक्ति जर्मनी का उदय होता है और इस प्रकार से इटली का एकीकरण का कार्य संपन्न होता है। और इस तरह से, आई एम सो सॉरी, फिर से एक बार इटली बोला गया है, आई एम सो सॉरी। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण होता है 10 मई 1871 ईस्वी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक नजर देख लेंगे और नोट्स के फॉर्म में इसको उतारने का काम करेंगे। और आज की कक्षा में हम लोग इसके अगले चरण की तरफ देखते हैं, जो कि यूनान में राष्ट्रवाद किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा, उसको देखने का प्रयास करते हैं। हम 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहते हैं, वो 1866 ईस्वी में। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। शायद आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, पर अब मैंने लिख दिया है, उसको लिख लीजिए। और यदि आप लिख लिए होंगे तो हम अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब हम लोग
जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से देख लिया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के अगले चरण की तरफ चलेंगे और वो है यूनान में राष्ट्रवाद। और इस तरह से आगे पोलैंड में, बोहेमिया में, हंगरी में, और इस तीनों के देखने के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरी तरह से यह चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा और आपका यह पूरा चैप्टर आज हम खत्म कर देते हैं। आगे है यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान में राष्ट्रवादी भाव। क्या हुआ कि यूनान में राष्ट्रवादी भावना का जो शुरुआत, अब चूंकि यूरोप के अन्य देशों में यह चरण चल चुका था। 1789 ईस्वी का जो राष्ट्रवादी भावना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बढ़ाया गया था, वह धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों, अन्य देशों में भी फैलते जा रहा था। अब उसकी लहर यूनान में भी फैल गई। अब यूनान का जो कल्चर है, वो यूनान अपने आप में एक गौरवपूर्ण देश रहा है, एक शक्तिशाली देश रहा है। वहां की संस्कृति, वहां के धार्मिक विधि व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही सशक्त रहा है। वहां के विचारकों का एक अलग रुतबा रहा है। यूनान में इन सभी व्यवस्थाओं के बाद भी, इन सभी विचारधाराओं के बाद भी यूनान तुर्की के अधीन था अथवा तुर्की का आधिपत्य था। यूनान के ऊपर तुर्की का आधिपत्य था। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड अक्सर पूछते रहता है, तो आप इसको देखते चलिएगा। यूनान के ऊपर तुर्की का आधिपत्य था। अब वहां की जनता यह प्रयास में थी कि किस तरह से तुर्की के अधीन से हमारी मुक्ति हो। और तब वहां की जनता ने मिलकर के, चूंकि वहां की जनता जो थी वो दो प्रकार से बटी हुई थी। एक था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा था कैथोलिक। ऑर्थोडॉक्स, ये दो प्रकार के ईसाई धर्म के अनुसार ये बटे हुए थे। अब इसके बगल का जो पूरा प्रभावी क्षेत्र सब था वो रूस के प्रभाव में भी था, क्योंकि रूस में जो लोग सब थे वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले लोग सब थे और यूनान में भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को लोग मानने वाले थे। तो ये दोनों की संस्कृति काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव था, तुर्की का आधिपत्य था, उसको खत्म नहीं किया जा रहा था। अब वहां के राष्ट्रवादियों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया और उस संगठन का नाम था हितेरिया फिलाइक। आप इसको नोट डाउन